हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग जनवरी 2025 का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें पार्ट वन में 1 तारीख से 15 जनवरी तक का करंट अफेयर आपका होगा। जैसा कि आप जानते हो, हर महीने का मंथली करंट अफेयर 2 पार्ट में आपको दिया जाता है। पार्ट वन में 1 तारीख से 15 तारीख तक, और पार्ट टू में 15 तारीख से 16 तारीख से लेकर के बाकी 30 या 31 तारीख तक होता है। तो 2024 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जाकर 2024 के सभी करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। 2025 की एक नई प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और उसमें पहली वीडियो ये होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जनवरी 2025 का पार्ट वन देखते हैं। करंट अफेयर शानदार तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन शुरुआत करेंगे रिपब्लिक डे ऑफर से। रिपब्लिक डे सेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप एनटीपीसी के अर्जुन बैच या करंट अफेयर का जो 2024 का संकल्प बैच है उसको लेना चाहते हो, या अपना जीएस सफलता बैच लेना चाहते हो, इन सब में एडमिशन में आपको भारी छूट देखने को मिल रही है। आप जाकर के इसका फायदा उठाइए। मात्र 199 में हुआ है, जो कभी नहीं हुआ था। तो आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो एमजेटी ऐप पर। ठीक है, एमजेटी ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। देखो, संकल्प बैच में क्या है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है, प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पूरा वीडियो है। ठीक है ना? तो वो आपका, और उसमें ई बुक भी सब फ्री दी जाती है। तो वो आप 199 में पा जाओगे। जीएस सफलता बैच में पूरा जीएस कवर है, जो है हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ कवर है। और जो एनटीपीसी का अर्जुन बैच है उसमें एनटीपीसी के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं। तो आपको जो सुटेबल लगे आप जाकर के ये 3 नए बैच ले सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं भारत की काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन साथियों, जो 7 महाद्वीपों में से उस 7 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना, उनको फतह कर लिया है। और उनको फतह करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है ना? तो वर्ल्ड 7 हाईएस्ट पीक्स पे ये हो गई हैं यंगेस्ट वीमेन, काम्या कार्तिकेयन। अब इसी में स्टैटिक थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना? स्टैटिक क्या है? स्टैटिक पोर्शन ये है कि 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कौन सी हैं, उनको देख लो। जैसे अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो, और यूरोप की है माउंट एल्ब्रस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसिस जको, और माउंट एकांकागुआ है दक्षिण अमेरिका की। माउंट डेनाली है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, और एशिया की माउंट एवरेस्ट आप जानते हो, ये एशिया की भी है और दुनिया की भी है। वर्ल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है। माउंट विंसन अंटार्कटिका की है। तो ये 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं। काम्या कार्तिकेयन 17 वर्ष की, मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल से हैं। ये बन गए हैं सबसे यंगेस्ट विमेन। क्लियर है? इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? स्वर प्लेटफॉर्म साथियों, ये गुजरात के सीएम ने लॉन्च किया है। गुजरात के सीएम देखिए यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है आपके सामने। इन्होंने लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करने के लिए शुरू किया हुआ है। स्वर का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो आप बताना स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज। ये सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर के अवसर पर इन्होंने इसे लॉन्च किया। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है ना? सुशासन दिवस से एक दिन पहले किसान दिवस मनाते हैं, 2 दिन पहले, है ना? 23 दिसंबर को किसान दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। किसान दिवस किसकी? चौधरी चरण जी की जयंती पर मनाते हैं। चलिए फिलहाल इस पर आ जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य में जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना, और भाषणी टीम के सहयोग से ये विकसित किया गया है, जिससे भाषाओं का जो है वो बैरियर ना हो सके। ठीक है ना? सभी लैंग्वेज में यहाँ पर उपलब्ध हो सके। चलिए, कोनेरू हम्पी ने कौन सी बार महिला विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कोनेरू हम्पी ये भारत की महिला चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं, और इन्होंने दूसरी बार जीता है ये खिताब। ये है कोनेरू हम्पी, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। ठीक है ना? भारत की। इन्होंने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराया है और अपना दूसरा खिताब जीता है। पहला कब जीता था इन्होंने? पहली बार 2019 में जॉर्जिया में इन्होंने जीता हुआ था। और वहीं पुरुषों में बोलोडर मुर्जिन ने ये जीता हुआ है ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा कि अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ था 2024 में, और उसको जीता डी गुकेश ने। डी गुकेश कौन है? डी गुकेश भारत में सबसे कम उम्र के चेस के ग्रैंड मास्टर बने थे, याद होगा अगर आपको, वो बने थे। साथ ही साथ अब ये बन गए हैं सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन भी। 18 वर्ष की इनकी उम्र में है, और इन्होंने 18वें अपने वर्ष की उम्र में 18वां
शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, मतलब ये 18वें बने हैं, दुनिया के 18वें विश्व शतरंज चैंपियन हैं और 18 वर्ष की उम्र भी है और भारत के दूसरे हैं, भारत के दूसरे हैं। इससे पहले इकलौते विजेता हुआ करते थे विश्वनाथन आनंद, विश्व चैंपियन, ये हैं दूसरे नंबर के। ठीक है ना, चलिए अगला। कंटेंट आपको खूब डिटेल में दिया जाएगा जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाल ही में केरल ने किसको हराकर अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल खिताब जीता है? तो केरल ने अभी चंडीगढ़ की टीम को हरा करके अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का खिताब जीता हुआ है। देखिए, केरला क्लिंच मेडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल, ये हैंडबॉल टाइटल है। ठीक है ना, तो हैंडबॉल टाइटल है पुरुषों का और ये जीत गए हुए हैं चंडीगढ़ को हराकर। ये 53वां संस्करण था लेकिन केरल ने अपना पहली बार जीता हुआ है। ये केरल में ही आयोजन किया गया था इस बार। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड राहुल को मिला और बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप देवेंद्र चुने गए। अगला, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्षों के लिए समझौता हुआ है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर सामने आए हैं, डील किए हुए हैं 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों तक अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो आगे और फिर से 3 वर्ष के लिए ये बढ़ा दिया जाएगा समझौता। ठीक है ना, क्या है समझौता? समझौता यह है कि मणिपुर का जो प्रोडक्ट है वो उत्तर प्रदेश में सेल किया जाए, मणिपुर के कल्चर को यहाँ पर भी दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि मणिपुर में क्या क्या चीजें हैं फेमस और यहाँ क्या चीजें मणिपुर में किया जाए, तो मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच में। तो 3 वर्षों के लिए है, आगे 3 वर्ष के लिए और बढ़ेगा अगर मान लो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसमें राज्य की भाषा सीखने, संस्कृति को शेयर करने, कल्चर को शेयर करने, परंपराओं और संगीत, पर्यटन, भोजन, खेल, इन सबको आपस में साझा करने के लिए समझौता है। अगला, फरवरी 2025 में पहले वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पहला वेब शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसकी मेजबानी भारत करेगा। ये वेब्स का मतलब क्या होता है? वेब्स का मतलब होता है साथियों, ये फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होने जा रहा है, भारत में होगा, 5 से 9 फरवरी के बीच होगा और नई दिल्ली भारत में आयोजन होगा। पीएम मोदी ने मन की बात में इसकी घोषणा की हुई है। ठीक है, अगला, डिलाइट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025 में 6.5% से बढ़कर के कितनी हो जाएगी? तो 6.5% से बढ़कर के ये 6.8% तक होने का अनुमान है डिलाइट इंडिया की रिपोर्ट में। ये भारत की अर्थव्यवस्था की बात की गई है। देखिए, 6.5 से 8.5%, सॉरी 6.5 से 6.8, 8.5 नहीं, 6.5 से 6.8% होने का अनुमान ये लगाया गया है। ठीक है ना, और 2026 के लिए यानी अगले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.7 से 7.3% के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया। किस चीज का अनुमान? जीडीपी ग्रोथ रेट का। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो देखिए, अगर किसी देश में किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी उत्पादों का और सेवाओं का उत्पादन होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का उत्पादन होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे कहते हैं उस देश की जीडीपी। अब वो जीडीपी किस प्रतिशत से ग्रो हो रही है हर साल, उसी को कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो यही ग्रोथ रेट का अनुमान सब बताते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? 6.5 से 6.8 के बीच में रहेगी। समझ में आई बात? चलिए अगला, पिछले कुछ दिनों में जो भी आए हैं उनका रिवीजन करते हैं। देखिए, ये बुक से स्क्रीनशॉट लिया गया है। बुक जो है आपको दी गई है, उसमें इसी प्रकार से जितने भी रेटिंग एजेंसीज ने अपना अपना अनुमान बताया है सब यहाँ पर बताया गया है। जैसे देखो, आरबीआई ने बताया है 7.2% रहेगा 2024 के 25 के फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट है। एसबीआई ने बताया है 8% रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है 6.2% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया 7.2% की दर से बढ़ेगी। विश्व बैंक ने बताया 7% की दर से बढ़ेगी। देखिए, आईएमएफ ने 7% और वर्ल्ड बैंक ने भी 7%। फिच रेटिंग ने 7.2% की दर से बताया। क्रिसिल ने 6.8%, यूनिटेड ने 6.5%, दिख रहा है ना क्लियर? चलिए, और एनआईपीएफपी ने 7.1%, मार्गन स्टैनली ने 6.3%, इंडिया रिसर्च एंड रेटिंग्स ने 6.5% और मूडीज ने बताया 7.1%। ये होगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आगे। अच्छा, एक और चीज देखो साथियों, आप लोग ना वीडियो देखते हो, चैनल पर ऐसे ही कंटेंट आपको दिए जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ये मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 है, इसको बहुत सारे लोग देखोगे, है ना। उसके बाद फिर कुछ लोग अपना रिदम तोड़ देते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या करना है,
इस प्लेलिस्ट में, ये जो मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट होने वाली है 2025 की, इसको आप सेव कर लो। और इस प्लेलिस्ट के बाद, इस वीडियो के बाद, अगर आप मान लो जैसे अगस्त सितंबर अक्टूबर में देख रहे हो या जून जुलाई जब भी देख रहे हो 2025 में, तो आप अगली वीडियो भी देखोगे, ये बात ध्यान रखना, तभी आपका कल्याण होगा। रिदम ना तोड़ो, रिदम ना तोड़ो, पूरा कंटेंट मिल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से तैयार करोगे तो सब तैयार हो जाएगा। चलिए, ये जरूरी बात थी, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, ये 2024 वाले में भी जाकर के देखोगे, प्लेलिस्ट में पहली वीडियो का सबसे ज्यादा व्यू, दूसरी वीडियो का उससे थोड़ा सा कम व्यू, उसके बाद तीसरे में चौथे में आते आते कम होने लगता है, रिदम लोगों का टूट जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, कंटिन्यू करना है। भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान में कितने नवनिर्मित जिले और संभाग को समाप्त कर दिया? तो देखो, अब भजनलाल शर्मा हो गए हैं वहां के सीएम, आपको पता होगा। इससे पहले अशोक गहलोत जी थे। तो अशोक गहलोत जी थे तो वहां पर जिलों की संख्या 50 तक ला दिए थे। इन्होंने क्या किया, इनमें से कुछ जिलों को घटा दिया। तो इन्होंने कहा कि हम 9 जिले और 3 संभाग को खत्म करेंगे। 9 जिले और 3 संभाग को खत्म किए, वो 17 जिले बढ़ाए थे, ये 9 जिले उनमें से कम किए, कहे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, समाप्त किए गए संभाग हैं पाली, बांसवाड़ा और सीकर, और समाप्त किए गए जिले, ये 9 जिले हैं। ठीक है, ये सब नए बनाए गए थे, उनको समाप्त किया गया है। जो लोग राजस्थान स्पेशल की तैयारी कर रहे हो, 9 जिलों को भी ध्यान रखना, बाकी लोग के लिए बस केवल संख्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो 41 जिले और 7 संभाग अब हैं वर्तमान में राजस्थान में, ये बात ध्यान रखना अभी के टाइम। अगला है, दिसंबर 2024 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? ये कार्यवाहक महानिदेशक, इसको कर लीजिएगा, कार्यवाहक महानिदेशक। कार्यवाहक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एक्टिंग डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुआ? तो ये नियुक्त हुए थे बितुल कुमार। लेकिन अब अपडेटेड न्यूज ये है कि अब ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर लिख लो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये हैं नए डीजी। ठीक है, नए डीजी। क्यों? क्योंकि ये एक्टिंग है, ये कार्यवाहक थे, नियुक्त किए गए थे। कार्यवाहक क्या होता है इसको समझ लो। जैसे मान लीजिए, अभी देखिए यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल भी देखिए, अनीस दयाल जो हैं ये रिटायर हुए, सीआरपीएफ के डीजी थे, ये रिटायर हुए। वितुल कुमार को इनको एक्टिंग चीफ बनाया गया। एक्टिंग चीफ तब बनाया जाता है जब मान लो अचानक से कोई रिटायर हो जाता है, तो कोई उस पद को संभालने वाला नहीं रहता है, उस टाइम पीरियड के लिए कोई नई नियुक्ति हुई नहीं रहती अगर मान लो, तब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पद होता है उसको एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। कहते हैं भाई इसको भी तब तक देखो, जब परमानेंट नियुक्ति किसी की हो जाएगी तब आप हट जाना। हो सकता है आपको ही परमानेंट कर दें, हो सकता है किसी नई को नियुक्त कर दें। तो यहाँ पर यही हुआ, वितुल कुमार जो है ये एक्टिंग चीफ बनाए गए, उसके बाद क्वेश्चन लिया गया। और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्योंकि इसमें 1 तारीख से 15 तारीख का ही कंटेंट है, इसके बाद वाले में कंटेंट में लेटेस्ट अपडेट ये है कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नया परमानेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। अब ये 2-3 साल तक रहेंगे या कोई नए आदेश तक रहेंगे। ठीक है, तो ये होंगे नए डीजी, इसको याद कर लेना। समझ में आई बात? चलिए, अनीस दयाल सिंह के रिटायरमेंट पर हुआ है बात। सीआरपीएफ जो है एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व आर्म फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ये सीएपीएफ का हिस्सा है, तो मतलब कि ये गृह मंत्रालय के तहत आती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है ये, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और 1939 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, वितुल कुमार नहीं है ये। अगला, एमटी वासुदेवन नायर, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस भारतीय भाषा के लेखक थे? एमटी वासुदेवन नायर जो दोस्तों, ये मलयालम भाषा के लेखक थे, बहुत ही फेमस लेखक थे। इनका अभी निधन हो गया है हाल ही में। इनको ज्ञानपीठ भी मिल चुका था, 1995 में इनको ज्ञानपीठ मिला था, 2022 में अभी केरल ज्योति पुरस्कार मिला था। तो मैंने कवर कराया था आपको ना, केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है केरल ज्योति। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में पाए हुए थे। पद्म भूषण से ये 2005 में सम्मानित किए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में, और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी ये जीते थे, नेशनल फिल्म अवार्ड जीते थे। तो इनका निधन हो गया है। केरल सरकार ने इनके सम्मान में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। अगला, अपनी जो पुस्तक आई है ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इस पुस्तक को आप ले सकते हो, हाईएस्ट पॉजिटिव रेटिंग वाली ये बुक है। इस बुक को आप लोगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में कुछ कोई पुस्तक है। और 2025 में आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो ना, इस पुस्तक के पढ़कर जाना, मजा ही आ जाएगा, आपका 100% क्वेश्चन कवर होगा। देखो, 2 चीजें हैं।
एक तो इसमें कंटेंट में कोई समझौता नहीं किया गया है, कंटेंट आपको भरपूर मिला है, चैप्टर वाइज है, प्रश्नोत्तर माध्यम में है, देशवार जो घटनाएं हैं वो दी गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में राज्यवार घटनाएं दी गई हैं। तो आपको बहुत अच्छे से कैटेगराइज कंटेंट मिलता है। तो जैसे कोई स्टेट स्पेशल की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर उनको भी फायदा हो जाता है ना। तो वार्षिकांक है, ये हर साल आती है, वार्षिकांक 2024-25 वाला आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप जाकर के एमजेटी एजुकेशन बुक लिख करके भी सर्च कर सकते हो। इंग्लिश में जिनको चाहिए उनको स्पायरल नोट्स बना करके दिया जा रहा है। तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 7235939467। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि क्या करना है, आपको किस प्रकार से आप तक कोरियर कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 इसका विजेता कौन बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में सीएचएसएल में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रो कबड्डी लीग से मतलब हर साल ही पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रो कबड्डी लीग ये क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, ये पढ़ करके जाओ, पिछले 3 सीजन पढ़ लेना, है ना, प्रो कबड्डी लीग का, तो आपका एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में कंफर्म है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का विजेता कौन बना, तो इस बार जीता है साथियों हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने जीत लिया है, देखिए, प्रो कबड्डी लीग, और ये इनका पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब है। इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया है 32-23 से। शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बड़वाड़ी बालेवाड़ी पुणे में आयोजित हुआ। इस विजेता टीम को 3 करोड़ मिले और जो उप विजेता थी उसको 1.8 करोड़। अगला, हाल ही में किस देश के प्राचीन प्रेम गीत सेव डालिंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। तो सेव डालिंका जो है ये बोस्निया और हर्जेगोविना का एक एक ये सांस्कृतिक गीत है, बहुत पुराना गीत है ना, बहुत पुराना प्रेम गीत है। तो इसी को अभी नए वर्जन में गाया है एक नए सिंगर ने, तो वो हुआ है। ये बोस्निया और हर्जेगोविना दरअसल एक ही देश का नाम है, यहाँ ऑप्शन में गलत डाल दिया गया है। एक यूरोपियन देश है और बोस्निया और हर्जेगोविना इसे एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन देश है ये, और इसके एक सिंगर हैं, उन्होंने वो पुराना प्राचीन गीत फिर से गाया अपने नई आवाज में, और उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल किया गया है, सेव डालिंका, ठीक है। 16वीं सदी का एक उदासी भरा प्रेम गीत है। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी सराजेवो होती है। करेंसी इसकी होती है कन्वर्टिबल मार्क यानी बीएम। एक यूरोपीय देश है, छोटा सा देश है। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR450 इसका प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, ये CR450 का नाम क्यों पड़ा जानते हो, क्योंकि इसकी स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है CR450, और इसको चीन ने इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, मतलब इसकी अभी पहला एक मॉडल कह सकते हैं लॉन्च करके शो करके दिखाया है दुनिया को। तो ये है, ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है पिछला वाला जो CR350 था, CR400 था, जो 350 की किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता था, ठीक है। तो अब ये 450 चलेगा और दुनिया की सबसे तेज हो गई है ये ट्रेन। हाल ही में किस कंपनी में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्राप्त किया, किस कंपनी ने प्राप्त किया ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो ये सेल ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसने महारत्न कंपनी है, इसने अभी लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क मतलब सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थल वाला पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पाया हुआ है फॉर द सेकेंड टाइम इन ए रो, मतलब कि दूसरी बार लगातार। तो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा ये एक सर्वेक्षण में ये अवार्ड दिया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो अमरेंदु प्रकाश इसके महानिदेशक हैं, 1954 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला, वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर की निर्मला ताई का एक ही आदत है, बस ड्यूटी लगाओ, टैक्स लगाओ। तो ये अपने देश में उब गई थी तो फिर सो के उठी एक दिन, कहीं अब कहाँ लगाएं, एक दिन तो पॉपकॉर्न पे लगा दी, फिर उसके बाद दूसरे दिन उठी अब कहाँ लगाएं। ऐसा करते हैं ना, भारत में भी कुछ बचा नहीं है, दूसरे देशों में उठाते हैं। तो ये देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, है ना। तो ये अभी एक दो नहीं 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर इम्पोजेस डेफिनेटिव एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डिजिटल प्लेट्स फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान एंड वियतनाम। तो इन 5 देशों से अगर डिजिटल प्लेट्स आ रही हैं तो उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी आप ऐसा समझो जैसे मान लो कि कोई क्या करता है ना,
बहुत सस्ते में लेके चला आ रहा है चाइना से, है ना। कोई बड़े व्यापारी हो गए, कोई बड़े कैमरा वाले हो गए, वो कहे कि हम इंडिया से नहीं खरीदेंगे, यहाँ पर महंगा मिल रहा है चीज़, चलो लाओ डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट कराते हैं। होता भी है। अभी भी बहुत सारी इंडियन कंपनी ऐसी हैं, नाम नहीं लूंगा, जिनके आप ईयरफोन, हेडफोन और वॉचेज यूज करते हो, लेकिन वो क्या करती हैं कि जा करके चाइना से खरीद कर लाती हैं, उसके बाद यहाँ पर अपना मुहर ठप्पा लगाई, अपने नाम से बेच रही हैं। कुछ भी अपना नहीं लगाएगी ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते मिल जाता है। तो वहाँ से ऐसे भी आती है डिजिटल डिजिटल प्लेटें, है ना। तो वो जो डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट्स आती हैं वो चाइना से आ रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, वहाँ से आएगा तो इसमें दोबारा इतना कस करके लगाएंगे, लगभग 100% से ज़्यादा का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, है ना। तो ये जो है ऐसा कर दी। पहले लगाई थी 2020 में, तो वो 2025 में ख़त्म हो गया था, अभी फिर से लगा दिया इन्होंने। बात समझ में आई। ये जो ये डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है, ये डिजिटल प्लेट्स के रूप में जाना जाता है, और इसका उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में किया जाता है। ठीक है। अगला अगला हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह आर्टिकल आपके सामने है। तो यहाँ पर ये M.K. स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ये ब्रिज है। 37 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये ब्रिज कन्याकुमारी में बनाया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। अगला, ये दुनिया का सबसे लंबा अगर पूछा जाएगा तो झांग जियाजी ब्रिज है, और भारत का सबसे लंबा ये है। ठीक है। अगला, 2024-25 में आयोजित संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी, कमेंट करके बताओ फटाफट से किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण इस बार जीत लिया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की टीम जो है ये संतोष ट्रॉफी जीती है। 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसे मिला है। उप विजेता रही केरल। ठीक है ना। जो उप विजेता होता है उसे कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलती है और 3 लाख रुपए मिलता है, और जो विजेता रहती है उसे संतोष ट्रॉफी मिलती है। तो 33वीं संतोष ट्रॉफी ये बंगाल की टीम की थी। पश्चिम बंगाल खुद का ये 33वीं बार जीत चुका है। टोटल 78वां संस्करण था ये। ठीक है। और ये 31 दिसंबर को हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित हुआ फाइनल, और इसको जीत लिया इसने। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो फुटबॉल से संबंधित ये गेम होता है। अच्छा, ऐसे ही एक टूर्नामेंट है फुटबॉल का जो कि एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, डूरंड कप जिसे कहते हैं, उसे ध्यान रखिएगा, डूरंड कप। ठीक है। चलिए अगला, वो भी फुटबॉल से संबंधित है। किसने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये पुस्तक लॉन्च होते ही विवाद में आ गई, है ना, चर्चे में आ गई, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में ये ऋषि कश्यप का क्या इतिहास रहा था, उन्हीं की वजह से शायद नाम पड़ा जम्मू कश्मीर। तो लोग ये कयास लगाने लगे कि अब तो जम्मू कश्मीर का नाम बदलने जा रहे हो क्या। हालांकि इन्होंने हिसाब किया कि ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो मैं कहानी बता रहा था पुस्तक के विमोचन में, है ना। तो इसमें फिलहाल इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर के 3000 साल पुराने से भी कहा जा रहा है 8000 साल पुराने का इतिहास इसमें दिया गया है। अगला, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025-26 तक रहेगी। देखिए आर्टिकल द हिंदू का, गवर्नमेंट एक्सटेंड टू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल 2025 टू 2026। ठीक है। तो ये 69,515 करोड़ रुपए इसका परिव्यय भी बढ़ा कर दिया गया है। ये इस योजना के तहत जो बीमित किसान होते हैं, 88% छोटे और सीमांत किसान, उनको लाभ दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये, और पुनर्गठित आधारित फसल बीमा योजना, इसका दाम बढ़ाया गया। अच्छा, इसके लिए फसल पैदावार के लिए 100% टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला पहला राज्य कौन है? वो मध्य प्रदेश है। ये योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। अगला, निम्न में से किसको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला सई परंजपे को। सई परंजपे को मिला है पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस बार इसका 10वां संस्करण था। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजी नगर में, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल दिया गया है ना। तो 15 से 19 जनवरी तक ये आयोजित किया गया, और 10वां संस्करण था। अगला, 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। किसे किसे? हरमनप्रीत सिंह को, मनु भाकर को, डी गुकेश को और प्रवीण कुमार को। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4 लोगों को मिलेगा खेल रत्न। ठीक है।
जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये खेल के क्षेत्र का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ये 4 विजेता डी गुकेश शतरंज से है, मैंने अभी आपको बताया। ये 18वें विश्व चैंपियन अभी बने हैं, भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक गेम से हैं। और मनु भाकर जो है निशानेबाजी हैं, और 2 ओलंपिक मेडल इन्होंने इस बार एक ही ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में लाए। दोनों ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है ना, एक सिंगल में एक डबल्स में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 17 जनवरी को ये दिया गया पुरस्कार, ठीक है। खेल रत्न आप जानते हो 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। शुरुआत इसकी 1991-92 से हुई थी, और पहले खेल रत्न विजेता कौन थे? विश्वनाथन आनंद, ठीक है, भारत के पहले खेल रत्न विजेता। अच्छा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में और भी पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में और भी पुरस्कार दिए जाते हैं, मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की लिस्ट। इस बार किसे किसे मिला है, कितना कितना मिला है, ध्यान से देख लीजिए इसको। इस बार अर्जुन पुरस्कार मिला है 32 लोगों को। मैंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर वैसे आपको वीडियो दी थी, आप उसको जरूर देखना, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है रेगुलर कैटेगरी में, 2 को दिया गया लाइफ टाइम के लिए। 2 कैटेगरी में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है कोच को, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं उनको। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 3 को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 1 को दिया गया, ठीक है। अगला, हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? वन पारिस्थितिकी तंत्र को। अब देखो, ये जो खेल पुरस्कार है ना, इस पर मैंने अलग से वीडियो दे दी है डिटेल में। तो पूरा जो डिटेल है वो जानने के लिए वो वीडियो देखेगा, या तो डेली करंट अफेयर आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये मंथली रिवीजन है तो इसमें पूरा डिटेल तो आपको लिस्ट दिखा नहीं सकता, है ना। चलिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है पहला राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है ना। वन पारिस्थितिकी तंत्र से खुद को जोड़ लिया है और एक अभिनव योजना शुरू की है इसने। अगला, हाल ही में कैबिनेट ने किसानों और के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने हेतु कितनी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने अभी 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है, और जो जो क्या करेगा, वो किसानों की जीवन और आजीविका को बेहतर बनाएगा। कौन कौन से हैं? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना, उद्यानिकी का स्थायी विकास, कृषि विज्ञान को केंद्र को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है। तो इसके लिए कुल 14,235 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। छोटी मोटी ये घोषणाएं हैं, पूरा डिटेल कोई बड़ी योजना नहीं है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, विद्यार्थियों के बीच, कि सब कुछ मोबाइल गजट छोड़ दो, किताब पढ़ो 15 दिन तक, ठीक है ना। तो 15 दिनों का ये पठन अभियान है, महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी और निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए शुरू किया हुआ है। वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो भारत की वस्त्र और परिधान में हिस्सेदारी हो गई है 3.9%, और 3.9% के साथ भारत 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है वस्त्र और परिधान का। ये ग्राफ है, ये चार्ट है, इसमें भारत की परसेंटेज 3.9 है, ठीक है ना, ग्लोबल ट्रेड में। और फिर से एक बार और, रिपब्लिक डे ऑफर का आप फायदा उठाइए। रिपब्लिक डे ऑफर जो है सेल चल रही है, ये मात्र कुछ ही दिनों के लिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका जाइए फायदा उठाइए फटाफट से। इसमें आप जो भी हमारे पेड बैचेज हैं उसमें 80% तक का डिस्काउंट पाएंगे। कूपन कोड में आपको MJT यूज करना है, और ये MJT ऐप पर ही आपको ऑफर मिलेगा। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। जाइए, डेमो वगैरह दिया गया है, जाकर के डेमो देख लेना। सबसे लो कॉस्ट में, मतलब अब तो 80% के डिस्काउंट होने के बाद वैसे भी सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट का हो गया है। सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव, इसका उद्घाटन साथियों अभी किया है PM मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नाबार्ड के साथ, नाबार्ड ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। 4 से 9 जनवरी तक आयोजन हुआ। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कई बार पूछा गया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में है, हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं साजी केवी। अगला,
निम्न में से किस देश का 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल का अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू हुआ है। किसका किसका? पाकिस्तान का, डेनमार्क का, ग्रीस का, पनामा का, सोमालिया का। तो इन सभी का शुरू हुआ है। आपको मैंने बताया था कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल होते हैं 15 सदस्य। 15 सदस्यों में 5 तो परमानेंट है ना? 5 तो परमानेंट है। कौन कौन से? यूएस, यूके, फ्रांस और रसिया और चाइना। ठीक है, तो ये 5 परमानेंट हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। और 10 जो हैं, ये 10 जो है ना, ये हैं अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट में प्रत्येक साल ये 5-5 आते हैं, 5-5 जाते हैं। मतलब कि 5 आएंगे तो 5 जाएंगे। तो हर दूसरे वर्ष ये चेंज होते हैं 2-2 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा में अपने होता है। तो इसीलिए इस बार जो 5 आए हुए हैं वो ये हैं। समझ में आई बात? इन 5 में एक पाकिस्तान भी है, अपना पड़ोसी। तो ये बात है। बाकी यूएन की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, और यूएनओ का ही एक ये भी पार्ट है। ठीक है, 6 संगठनों में से एक ये है। अगला, हाल ही में किसको नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक ये नियुक्त किए गए हैं फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई जो हैं, आप ये देखिए आर्टिकल लिखा गया है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। इनको अभी डीजीसीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त का यह स्थान लेने वाले हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ? जनरेशन बीटा बच्चा। अब देखो इसमें क्या होता है ना, पूरा एक चार्ट है। मिलेनियम, इसके अलावा अल्फा, जेनजी, उसके बाद अल्फा और उसके बाद अब बीटा। तो अब जनरेशन बीटा जो बच्चा है, वो पहला बच्चा अभी मिजोरम में पैदा हुआ है। देखिए ये फर्स्ट बेबी बर्न हुआ है जनरेशन बीटा का। अब जनरेशन बीटा क्या होता है? ये एक टाइम पीरियड सबका सेट किया गया है। जनजी मतलब कि 1997 के बाद से जो इधर पैदा हुए हैं 2010 तक जनजी हैं। इसके बाद 2010 से लेकर के इधर 2025 तक जो है वो अल्फा जनरेशन है। उसके बाद तो अल्फा के बाद अब 2025 से लेकर के आगे 2039 तक जो होंगे वो बीटा जनरेशन होंगे। तो 2025 से 2039 के बीच जो पहला बच्चा पैदा हुआ, जो 2025 में 1 जनवरी को सुबह में 12:04 पर जन्म हुआ, वो था मिजोरम के आइजोल में ये बच्चा। इसका नाम फ्रेंकी रेमू आइडिटिका जेडेंग है। ठीक है, तो ये है 12:03 पर ये पैदा हुआ था, है ना, 1 जनवरी को। ये है जनरेशन बीटा का पहला बच्चा। चलो, तो 2010 से 2024 की संतानें अल्फा हैं। 2024 में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम में शुरू किया गया है। अगर आपको याद हो तो जैविक खेती करने वाला, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भी सिक्किम ही बना था। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, इसको भी ध्यान रखना। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर भी इसने शुरू कर दिया है अब। ठीक है, तो ये पहला राज्य बन गया ये भी शुरू करने वाला। अगला, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। 2-2 साल पर आयोजित होता है। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होता है। 8 से 10 जनवरी तक आयोजित होता है। ठीक है ना। और 9 जनवरी को आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापिस आए हुए थे। ठीक है ना। तो थीम इस बार की थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 2 वार्षिक सम्मेलन होता है। और क्रिस्टीन कार्ला कांगलू ये मुख्य अतिथि थी इस बार। त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना। ये त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति इस बार इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थी। प्राबाबो सुबियांतो ये 26 जनवरी 2025 के होने वाले हैं मुख्य अतिथि। कल 26 जनवरी है, कल नहीं परसों पर 26 जनवरी है। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे 26 जनवरी पर, और ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर थे। ये भी पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में निधन हो गया? तो इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, ए और सी आपका दोनों सही होगा। पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इसको एक करेक्शन मैंने डेली करंट अफेयर में भी कराया था, यहाँ भी कर लीजिएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे, है ना, 1999 में, जब इन्होंने पोखरण परीक्षण करवाया था ना, दूसरा वाला मिशन शक्ति और स्माइलिंग बुद्धा, दोनों में ये थे, चीफ साइंटिस्ट थे। दोनों ही परीक्षण में हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था। एक 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के जरिए, और एक 1998 में
कौन से वाले के लिए? मिशन शक्ति के लिए। तो दोनों परमाणु परीक्षणों में ये चीफ साइंटिस्ट थे। इनको उनके कामों के लिए दोनों बार मिला है कुछ ना कुछ पद्म पुरस्कार। 1974 वाले के लिए इनको 1975 में पद्मश्री मिला, और 1998 वाले के लिए इनको 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है ना? चलिए, मार्टिन फोस्टर पदक भी इनको मिल चुका है। अगला, ऑपरेशन शक्ति। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है कौन? इंडोनेशिया। ये बना है 10वां सदस्य। 10वां सदस्य। ब्रिक्स में अब हो गए हैं 10 मेंबर कंट्री। ब्रिक्स एक्सपेंशन कर रहा है तेजी से। अभी पिछली बार आपने देखा, रूस के कजान शहर में जब आयोजित हुआ था 2024 का ब्रिक्स समिट, तो उसमें 4 नए सदस्य जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे? यूएई जुड़ा था, इजिप्ट यानी मिस्र जुड़ा था, इथियोपिया जुड़ा था, और ईरान जुड़ा था। 4 देश जुड़े थे, और इस बार अब इंडोनेशिया जुड़ गया। तो अब 10 देश हो गए, क्योंकि 5 पहले से थे। ब्रिक्स मतलब कि क्या था? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 4 थे, 5 थे, 5 अब और आ गए हैं। सऊदी अरब भी आने वाला था, लेकिन सऊदी अरब कहा कि अभी हम रुकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी हो गया। पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था, 2006 में स्थापना हुई थी इसकी। 10 सदस्य देश हैं, और 2010 में साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, ये भी ध्यान रखना। अगला, भारत के किस राज्य में चर्चित वायरस एचएमपीवी का पहला मामला सामने आया? एचएमपीवी का पहला मामला कर्नाटक में देखने को मिला, बेंगलुरु में। एचएमपीवी एक कोविड के टाइप का ही एक नया वायरस था, बहुत तेजी से फैल रहा था, लेकिन हालांकि अब रोकथाम है इसमें। ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा था, एचएमपीवी, है ना? तो एचएमपीवी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आप बताना, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये इसका मामला अभी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कंट्रोल है काफी अब। चाइना में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। जैसे इंटरपोल है वैसे ही अपना भारत पोल अब होगा। ये भारत पुलिस होगा, इसका फुल फॉर्म भारत पुलिस है। इंटरपोल का फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस होती है, इसका भारत पुलिस होगी। इसको एक्चुअली में सीबीआई ने बनाया है, सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका काम क्या होगा? जो भगोड़े हैं, मतलब जो क्रिमिनल यहाँ पर क्राइम करके भाग जाते हैं विदेशों में, उनको ये जा करके पकड़ेगा दुनिया भर में खोज खोज करके। ठीक है, तो ये होगा भारत पोल, एक स्पेशल टीम होगी। चलिए, इसमें इंटरपोल की भी मदद लेगी ये। साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? साइबर अटैक के मामले में 2024 में भारत रहा दूसरे स्थान पर। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स इंडिया में हुए, साइबर क्राइम इंडिया में हुए। तो पहले पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए, तीसरे पर इसराइल में, भारत दूसरे स्थान पर भारत रहा। ये थ्रेट लैंडस्केप की रिपोर्ट आई थी क्लाउड सेक के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? एस सोमनाथ जी अब रिटायर हो गए हैं। एस सोमनाथ की जगह पर अब वी नारायणन आए हैं। वी नारायणन अब होंगे 11वें अध्यक्ष इसरो के, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। 1984 में इसरो में शामिल हुए थे, और अब बन गए हैं 2 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक के लिए इसरो के अध्यक्ष। इसरो की स्थापना बेंगलुरु में 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और वी नारायणन नए अध्यक्ष। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया है? ये शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। ये एशिया का सबसे बड़ा सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा यानी रिसर्च सुविधा है। ये क्या करेगी? जो समुद्री लहरें आती है ना, उनमें उनकी क्या कंपन रहती है, प्रवृत्ति क्या रहती है, कहाँ से आती हैं, किस प्रकार जनरेट होती हैं, इन सब पर पूरा अच्छे तरीके से रिसर्च किया जाएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग, बंदरगाह, तट प्रतियोगी यंत्र, इन सब के द्वारा मिलकर के ये किया गया है। जिसे सुनामी वगैरह अगर आती है या भविष्य में आने की संभावना है, तो उन सब पर ये अच्छे से स्टडी करके रखेंगे। तो एशिया की सबसे बड़ी है ये सैलो वेब बेसिन रिसर्च सुविधा, आईआईटी मद्रास ने बनाई है। हाल ही में इक्वाडोर ने अपने कितने प्रांतों में 60 दिनों का आपातकाल घोषित किया? तो इक्वाडोर ने अपने 7 प्रांतों में अभी 60 दिनों का आपातकाल यानी 2 महीनों का इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। देखिए यहाँ पर 7 प्रोविंसेस में इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। क्यों? आतंकवाद और आपराधिक ड्रग वगैरह की तस्करी, इन सब के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। अभी डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण किए हैं रिसेंटली 21 जनवरी को और 20-21 जनवरी को। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने दक्षिणी बॉर्डर पर यानी मैक्सिको के बॉर्डर पर भी इमरजेंसी घोषित कर दिया है।
हालांकि उनका इमरजेंसी का घोषित करना उसके पीछे का कारण दूसरा है। उनका कारण है इलीगल इमिग्रेंट को रोकना। ठीक है, इनका कारण था आतंकवाद, टेररिज्म, ड्रग्स स्मगलिंग, इन सबको रोकना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि डिकोड करने को लेकर के $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो भी चीजें मिली हुई हैं, उनकी जो लिपियां हैं, उनको कोई अगर डिकोड करेगा उसको $1 मिलियन प्राइज मिलेगा। कौन कहा ऐसा? तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि देखो, तमिल संस्कृति भी बहुत प्राचीन है, सिंधु घाटी सभ्यता वाली संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। तो ये देखना चाहते हैं उसमें कोई कनेक्शन है क्या। तो कोई आए डिकोड करके बताए, $1 मिलियन का अवार्ड भी जीते, और ये फिर कनेक्शन तो जोड़ ही देंगे, है ना। तो फिर इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये घोषणा किया हुआ है। अगला, आप में से कोई हो तो जाओ डिकोड करो। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत में की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना, तो आंध्र प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई। किसने रखी? पीएम मोदी ने रखी है। अगर राष्ट्रीय जुड़ गया है तो पीएम मोदी रहेगा ना, राज्य का होता तो फिर चंद्रबाबू नायडू होते। खैर, ये विशाखापत्तनम में है ग्रीन हाइड्रोजन हब, और इसका 8 जनवरी को उद्घाटन किया पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पुधीमदका में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। हरियाणा के बाद बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? बीमा सखी योजना ये शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गोवा। पहला राज्य हरियाणा था, दूसरा राज्य है गोवा। गोवा गवर्नमेंट लॉन्चेस बीमा सखी योजना। सीएम, जो ये सीएम है, आप कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है। इनके द्वारा ये विमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए ये योजना शुरू की गई। बीमा सखी योजना मैंने बताया था ना, एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया है। उसमें क्या है, वो महिलाओं को एलआईसी बीमा एजेंट बना रही है। एलआईसी बीमा एजेंट भी बनाएगी तो और जिससे महिलाओं में वो जा करके बीमा खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगी। तो एलआईसी बीमा एजेंट होंगी और वो उनको सैलरी वगैरह भी एलआईसी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो 18 से 17 वर्ष की उम्र की महिलाओं को ये दिया जाएगा जॉब। इसके तहत एक जॉब का माध्यम भी बन जाएगा। चलिए, प्रमोद सावंत ने ये शुरू किया। अगला, प्रसिद्ध पत्रकार, कवि और फिल्म निर्माता प्रीतीश नंदी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो प्रीतीश नंदी जी, इनका निधन हुआ 1977 में पाए थे पद्मश्री। 73 वर्ष में इनका निधन हुआ है और इन्हें 1970 में मिला था पद्मश्री। महाराष्ट्र राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। भारत के पहले पशु अधिकार एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स की स्थापना इन्होंने की थी। पीपल फॉर एनिमल्स, ये लाइन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए अभी हाल ही में पीपल्स फॉर एनिमल्स के संस्थापक का निधन हुआ, उनका क्या नाम था, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्रीतीश नंदी जी का निधन हो गया है, उन्होंने भारत का पहला पशु अधिकार एनजीओ स्थापित किया था, उसका क्या नाम है? तो बताना, पीपल फॉर एनिमल्स। तो ये लाइन हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अगला देखो, बीच से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अभी जब रेलवे के एग्जाम अभी जब हुए ना लगातार, तो लगातार उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले कि बीच बीच से जो मैंने डाटा दिया था उसमें से क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि वन लाइनर तो सब पढ़ करके जा रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको जरूरी है, इसीलिए तो मैंने ब्रह्मास्त्र तैयार की है आपके लिए। ब्रह्मास्त्र पुस्तक अभी लो, है ना, लिंक मिल गया। चलो, महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा मिलकर के। तो बताइए किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने लॉन्च किया है? फोन पे ने इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिल करके। इसमें ये क्या करेगा? महाकुंभ मेला बीमा लॉन्च करेगा। ठीक है, तो 59 रुपए प्रति यात्री ट्रेन या बस से अगर यात्रा करते हैं तो बीमा करा सकते हैं। घरेलू उड़ान यात्री 99 रुपए में। अगला, ये कवर में सुविधाएं वगैरह थी, फिलहाल कोई मतलब है नहीं, कराओगे या नहीं आप जानते हैं। एआई एग्री नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ मिलाया है हाथ किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एआई एग्री नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये गूगल के साथ मिलकर के क्या करेगा? किसानों को परामर्श सेवाएं, ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार से जुड़ाव तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, तो सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति समझौता है। अगला, किस राज्य में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया? तो लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदल करके मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। कहाँ का हो सकता है? हिमाचल प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसने? सुक्खू साहब ने। इन्होंने क्या कहा है कि अब जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका नाम अब बदल करके डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करेंगे। हाल ही में
मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर और भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। आपको पता होगा, इस पर मैंने आपको वीडियो डिटेल में दी थी। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना का शुभारंभ किया? पार्थ योजना, पार्थ, तो पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की हुई है। देखिए, पार्थ का मतलब पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितने डिग्री सेल्सियस की तापमान सीमा को पार करके 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन गया है? इसको मैं आपको डिटेल में कई बार समझा चुका हूं। 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक लिमिट रखा गया था, इस बार ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 1.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान 2024 में रहा ऑन एन एवरेज पूरे साल का, तो ये अब तक का रिकॉर्ड रहा। तो अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा 2024। अब इसमें भी सबसे गर्म दिन कौन सा रहा? तो 22 जुलाई का दिन सबसे गर्म दिन रहा था। 17.16 डिग्री सेल्सियस था ऑन एन एवरेज पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर। यहाँ पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, आपके घर की नहीं। नहीं तो हमारे घर पे तो 50 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। तो वैश्विक तापमान 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। इससे कम रखने के लिए सब लोग लगे हैं। किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट जारी किया? तो हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है अभी श्रीलंका ने। हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत 2006 से हुई थी। 1975 में 10 जनवरी को नागपुर में सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। इसी याद में 2006 से हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखना। इसके पीछे का कारण हालांकि दूसरा है, क्योंकि 1949 में राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को, इसलिए 14 सितंबर का दिन मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। खैर, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं संतोष झा, और इन्होंने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। अगला, महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किया गया है। और ये किसने शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और इसमें इस दोनों चैनल के माध्यम से, जो कि आकाशवाणी का चैनल है, डायरेक्टली सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। महाकुंभ का आंखों देखा हाल सुनाएंगे, ठीक है। तो प्रसार भारती के लाइव प्रसारण के माध्यम से होगा। महाकुंभ आप जानते हो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, 26 फरवरी तक चलेगा। जाइए, नहा आइए, पाप धुलाइए। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप वीडियो देखिए, महाकुंभ का इतिहास में समझ में आएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहां पर मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने किया है। लल्लन सिंह नाम है इनका। राजीव रंजन सिंह ना जेडीयू के हैं, लल्लन सिंह इनको प्यार से कहते हैं। तो ये 545 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 पशुधन परियोजनाओं का शुभारंभ भी किए और मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किए। ये वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। भारत क्लाइमेट फोरम में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ पीयूष गोयल जी ने किया हुआ है, ठीक है। पीयूष गोयल जी ने इसका शुभारंभ किया भारत के सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। उतना खास क्वेश्चन है नहीं। अगला, हाल ही में किस राज्य में क्रमशः पोंगल, भोगाली बिहू और लोहड़ी उत्सव मनाया गया? तो ये पोंगल, देखो पोंगल पूछा गया है, तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। भोगाली बिहू, बिहू मिल गया तो मतलब असम, तो तमिलनाडु और असम, ये बी वाला ऑप्शन लगा लो। उसके बाद पंजाब में लोहड़ी होता है, ठीक है ना। ये सब मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में। गुजरात में उत्तरायण मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं यहाँ पर तमिलनाडु में। असम में भोगाली बिहू, पंजाब में लोहड़ी, है ना। तो ऐसे ऐसे सब मकर संक्रांति के नाम पर सब अपने अपने रीजनल रूप में मनाते हैं। चलिए अगला, किसको पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को मिला है। किसमें मिला है? पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ का वार्षिक पुरस्कार में ये मिला हुआ है। इसमें कई और भी अवार्ड दिए गए, जैसे सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म मणिक बाबर मेघ को चुना गया, बेस्ट एक्टर चंदन सेन को चुना गया, बेस्ट पथकथा अंजन दत्त को, बेस्ट डायरेक्टर सृजित मुखर्जी और देवालाल भट्टाचार्य को, ठीक है। अगला, आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कैप्टन किसे बनाया गया? पंजाब किंग्स हर बार अपना कैप्टन चेंज कर देती है, इस बार ये विजेता कैप्टन को लाई है, श्रेयस अय्यर, जो कि इससे पहले केकेआर के थे और केकेआर टीम को इन्होंने पिछली बार जिताया भी। केकेआर पिछली बार की विजेता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस बार इनके कैप्टन को ही खरीद ली पंजाब टीम। तो पंजाब टीम ने इनको अपना कैप्टन बना दिया है ना। कहे कि कैप्टन ही बनाकर देखते हैं, हो सकता है ये जिता दें कुछ।
तो मैं तो कहता हूँ प्रीति जिंटा को बदल दो, तभी जीतेगी पंजाब किंग्स। चलिए, तो फिलहाल ये दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी हैं। इस बार सबसे महंगे ऋषभ पंत बिके हैं 27 करोड़ में, और दूसरे सबसे महंगा 26.75 करोड़ में इनको श्रेयस अय्यर को खरीदा गया है। अगला, अब दिवस और थीम को हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना। जितने भी दिवस थीम हैं इनकी लिस्ट देख लो अभी तक जो आई हुई है। ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, प्रमुख देशों के जो नियुक्त हुए हैं। ये रिवीजन पेज मैं आपको पढ़ करके नहीं बताऊंगा, पीडीएफ में दूंगा। ये पीडीएफ आप रिवीजन कर लेना, या स्क्रीनशॉट ले पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रमुख महोत्सव हैं, इनका रिवीजन करिए। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण निधन है, इनका भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचकांक है, इनका भी आप रिवीजन कर सकते हो। ये रहा सूचकांक, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। पार्ट 2 का इंतजार करिए, पार्ट 2 आ जाएगा तो यहाँ पर दे दिया जाएगा कार्ड में। और बुक को ऑर्डर कीजिए एमजेटी ऐप पर जा करके, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट पर जा करके, या यहाँ पर क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर व्यू प्रोडक्ट दिखेगा, इस पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।